अमीर और गरीब भाई। एक समय की बात है, स्वप्न नगर गाँव में दो भाई रहते थे। राजेश एक अमीर साहूकार था और संजय एक गरीब कुम्हार था। वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता था। संजय एक बुजुर्ग आदमी को घड़ा बेच रहा होता है। वह आदमी संजय को पैसे दिए चला जाता है। अरे चाचा रुको, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। अरे संजय रख लेते, ये 5 रुपए में कौन सा गरीब हो जाऊंगा। अरे नहीं चाचा, ये मेरे हक के पैसे नहीं है। भले ही संजय गरीब था पर वह बहुत ईमानदार था। पर संजय का नसीब खराब था। एक दिन संजय अपने मटके सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था पर वह फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। संजय बिस्तर पर सोया हुआ है और उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। संजय की पत्नी सुशीला उसे खाना खिला रही है। कितनी तकलीफ दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें। ऐसा मत बोलिए जी, अपने परिवार के लिए किया गया काम तकलीफ नहीं होता। पर कब तक ऐसे ही पड़ा रहूंगा? घर में पैसे तो लाने होंगे ना। आप अपने भैया से मदद क्यों नहीं मांगते? उन्होंने पहले ही ये घर देकर हमारी कितनी मदद की है। आपके पिताजी की इतनी बड़ी जायदाद थी, उसमें से हमें सिर्फ ये पुराना मकान ही दिया है। बंगला और सारे खेत तो भैया ने ही रख लिए। जैसे भी है वो मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं उन पर और बोझ नहीं बनूंगा और कल ही जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। ठीक है जी। संजय गांव में हर किसी के साथ काम कर रहा था, चाहे वो अनाज की दुकान में काम हो, मजदूरी का काम या मोची का। पर उससे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा था। आखिर वो बस एक कुम्हार था। उसे सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने आते थे और क्योंकि उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था तो वह मजदूरी जैसा आसान काम भी नहीं कर पा रहा था। उसे हर जगह से परेशानियां ही मिल रही थी। संजय घर बैठकर खाना खा रहा है। उसकी बीवी ने आज खाना कम बनाया है। संजय का बेटा अभी भी भूखा है। मम्मी और खाना चाहिए। बेटा, गर्मी का मौसम है ना, कम खाना खाना चाहिए अभी। जाओ सो जाओ। अरे दे दो ना बच्चे को खाना। घर में बहुत अनाज बचा ही कहाँ है। 3 महीने से आपने घर में 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अगले दिन संजय अपने भाई राजेश से मदद मांगने जाता है। राजेश घर बैठे काजू बादाम खा रहा होता है और राजेश की बीवी शीला आराम से टीवी देख रही होती है। देख भाई, मैं तेरी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी। वो घर तुझे देकर मैं तो पहले ही नुकसान में हूँ और इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। पर भैया मुझे पैसों की जरूरत है। तभी वहाँ राजेश का नौकर आ जाता है एक बोरी लिए। भैया, गोदाम में जो एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है उसे चूहे खा रहे थे, तो भाभी ने बोला कि घर में रखवाना है। बोलिए कहाँ रखूं? अरे ये एक्स्ट्रा कहाँ है? ये तो घर का ही है। संजय भले ही भोला था पर उसे ये समझ आ रहा था कि शीला झूठ बोल रही है। भाभी, पैसे नहीं तो थोड़ा अनाज ही मिल जाता तो भी अच्छा होता। घर पर मुन्ना भूखा है। अरे हमारे होते हुए मुन्ना कैसे भूखा रह सकता है? शीला रसोई जाकर संजय को एक कटोरी कच्चा चावल लाकर दे देती है। संजय वो लिए घर लौट आता है जहाँ वो एक साधु को पाता है। प्रणाम बाबा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे भोजन कराओ। जी बाबा। संजय सुशीला को चावल का कटोरा दे देता है और सुशीला सारा चावल पकाकर बाबा को दे देती है। हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए। आज से मेरी ये पोटली तुम्हारी। ये कोई सामान्य पोटली नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं कैसे। लाओ, हमें अनाज दो। पर बाबा, हमारे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। जाकर दाल का डब्बा देखो, उसमें दाल का एक दाना है। सुशीला साधु की बात मानकर डब्बा देखती है और सच में उसमें एक दाना दाल होती है। सुशीला उसे बाबा को देती है। इस पोटली में जो भी सामान डालोगे उससे पोटली भर जाएगी। साधु उस दाल के दाने को पोटली में डालते हैं और जब वो पोटली को वापस खोलते हैं तो पोटली दाल से भरी हुई होती है। साधु ये पोटली संजय को दे देते हैं और कहते हैं, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही होना चाहिए, वरना पोटली सारा सामान निगल जाएगी। संजय पोटली के इस्तेमाल से अपना घर भी चलाता है और बचा हुआ अनाज बेचकर अमीर भी हो जाता है। जाओ पता करो कि आपका भाई इतना अमीर कैसे हुआ। वहीं दूसरी ओर राजेश और शीला को बहुत जलन होती है। राजेश जाकर संजय से पूछता है और संजय राजेश पर विश्वास करके उसे पोटली का राज बता देता है और अगली रात राजेश वो पोटली चुरा लेता है। शीला और राजेश
सपने देखने लगते हैं कि वो इतने पैसों का क्या करेंगे। इससे हम इतना पैसा बनाएंगे कि मैं दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदूंगा और गांव का सबसे बड़ा घर हमारा होगा। लाओ 100 की नोट दो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही बेवकूफ हो। मैं हमारे सारे पैसे, जायदाद और गहने के बदले ये हीरा खरीद लाई हूँ। अब सोचो, अगर इस हीरे को इस पोटली में डाल दिया तो हमसे अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। वो अपना बेशकीमती हीरा डाल देता है, पर जब उसे वो खोलती है तो देखती है कि पोटली खाली है और उनकी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है। ये क्या कर दिया? राजेश और शीला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उनका घर और जायदाद उनसे छीन लिया जाता है और वो जिंदगी परेशान होकर बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर संजय की जिंदगी संवर जाती है। आज की सीख, लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर बढ़ाती है और अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। काम वाली या चोर? नीलू एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती महिला है जिसकी जिंदगी बड़ी ही संघर्ष भरी है। उसका पति किसी बीमारी के कारण कुछ सालों पहले ही गुजर गया था, तो इसलिए अब वो अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखती है। वो अलग अलग घरों में जा जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है, जिसके लिए उसे तनख्वाह भी ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन नीलू उन पैसों में जैसे तैसे भी करके अपना गुजारा कर लेती है। नीलू बर्तन धोते वक्त अक्सर देखती है कि जिनके घर में वो काम करती है वो लोग खाना ऐसे ही फेंक देते हैं। खाने की बर्बादी उससे देखी नहीं जाती और वो एक दिन मालकिन से वक्त मिलते ही इस बारे में बात करती है। मैडम, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैडम, वो आपके घर में अक्सर खाना बच जाता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए ये बचा हुआ खाना घर लेकर जा सकती हूँ? क्या तुम सच में ये बचा हुआ खाना घर ले जाना चाहती हो? ठीक है। मैडम, आप इसकी चिंता मत करिए। ये खाना बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि कोई इसे खा लेगा। नीलू के द्वारा बचा हुआ खाना घर ले जाने में रीमा को कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती है और उस दिन से नीलू बचा हुआ खाना घर ले जाने लगती है। नीलू खाना लेकर घर जाती है और अपने बेटे को अपने हाथों से खाना निकाल करके खिलाती है। बेटा खाना देखकर जरा भी शिकायत नहीं करता है और चुपचाप खुश होकर के खाना खा लेता है। मेरे लाल, अच्छे से पेट भर के खाना खा ले और तुझे कुछ और चाहिए तो बताना। माँ, मेरा हो गया, अब तो खा ले, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, जा सो जा। बंटी खाना खा के सो जाता है और जैसे ही वो अपने बेटे को सोता हुआ देखती है, वो बस भगवान से यही कामना करती है कि उसके बेटे पर कभी भी कोई आँच ना आए। और प्रार्थना करने के बाद नीलू भी सो जाती है। नीलू अगले दिन वापस उसी घर में झाड़ू पोछा करने के बाद सबको खाना परोसती है। मकान मालिक के घर में उनके बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से नाराज होते हैं और वो उन्हें हल्का सा डांट देते हैं। बच्चों, तुम्हें ऐसे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को ये खाना नसीब भी नहीं होता होगा। तुम्हें पूरा खाना खत्म करना चाहिए। अब चलो, अपना पालक पूरा खत्म करो। मैं खाना की जरा सी भी बर्बादी नहीं देखूंगा। विष्णु न किसी पे जल्द ही विश्वास करता था और न ही किसी को विश्वास जीतने का मौका देता है। वो सबसे बड़ी ही सख्ती से पेश आता है और सबको शक की नजरों से देखता है। विष्णु ने कई बार इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपने नौकरों को यूं ही निकाला है। खाना खाने के बाद विष्णु रसोई में जाके फ्रिज से पानी निकाल के पीता है और देखता है कि नीलू खाना बांध रही होती है। ये देखकर विष्णु की आंखें चौड़ी हो जाती है और ये बात वो अपनी पत्नी रीमा को बताता है। रीमा, ये नीलू हमेशा ऐसे ही साड़ी में बांध के खाना ले जाती है और तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या? मुझे पता है विष्णु, तुम बोलना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीलू को इतनी भी छूट मत दो। आज खाना ले जा रही है और क्या पता ऐसे ही अपने साड़ी में बांधकर पैसे वगैरह चुरा ले जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम बेमतलब की बातें करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है।
और नीलू हमारे घर में करीबन 3 साल से काम कर रही है। क्या तुम्हें अब भी उस पे भरोसा नहीं है? नहीं। मैं उस पे भरोसा करती हूँ और चिंता मत करो, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी। रीमा और विष्णु को कहीं बाहर जाना होता है। रीमा बहुत परेशान होकर के कुछ ढूंढती है, पर उसे वो चीज नहीं मिलती। क्या हुआ मैडम, कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, वो मेरे कान की बालियां नहीं मिल रही हैं। याद है ना, वो सोना बाजार से खरीदी थी, पता नहीं कहाँ रखती हैं। तुमने देखी क्या? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा है, पर आपको याद है? नीलू कुछ बोलने ही वाली होती है कि विष्णु अंदर आ जाता है। रीमा परेशान खड़ी होती है। क्या कर रही हो रीमा? लेट हो जाएंगे पहुंचने में, थोड़ा जल्दी करो। मेरे कान की बालियां नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी है। अरे रो क्यों रही हो? मिल जाएगी। नीलू, पूरा घर छान मारो। जी साहब। नीलू के साथ रीमा और विष्णु भी पूरा घर छान मारते हैं। विष्णु को कहीं न कहीं नीलू पे शक होता है। साहब, मैडम की बालियां नहीं मिल रही हैं। रीमा, रीमा, सुनो। क्या हुआ? नीलू की तलाशी लो। आप अब भी उसी पे अटके हो? साहब, मैंने नहीं चुराई मैडम की बालियां। मुझे नहीं पता रीमा, इसके बैग में चेक करो। और तुम इसका भरोसा कैसे कर सकती हो? रीमा अपने पति के कहने पे छानबीन चालू करती है, लेकिन उसे बालियां नहीं मिलती। नीलू आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी रहती है। रीमा, इसने बालियां बेच दी होगी, मेरा कहाँ मानो, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। ये सच है नीलू, तुमने बालियां बेच दी हैं? जैसे मैंने कहा, वो चुपचाप खड़ी रही। रीमा ने उसकी चुप्पी का मतलब यही समझा कि उसने सच में चोरी की है। तुम कल से मत आना काम पे, मुझे तुम जैसी चोर घर में नहीं चाहिए। नीलू चुपचाप घर से निकल जाती है। हेलो जी। ओह। कुछ दिनों बाद रीमा को कॉल आता है एक सुनार का, जिसके पास रीमा ने अपनी बालियां दी होती हैं साफ करवाने के लिए। ये सुन के रीमा सर पकड़ के बैठ जाती है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं ये कैसे भूल गई। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। रीमा भाग के नीलू के घर पहुंचती है। जब वो नीलू को अपने बच्चे को पानी में आटा मिलाकर दूध बता के अपने बच्चे को पिलाती है। ये ले बेटा, दूध पी ले। ये देख के रीमा को बहुत बुरा लगता है। आंखों में आंसू लिए और हाथ जोड़ के वो माफी मांगती है। इतना पछतावा उसे कभी ना हुआ था। मुझे माफ कर दो नीलू, पता नहीं मैंने तुम पे क्यों शक किया। वापस आ जाओ और अपने बच्चे को ये मत पिलाओ। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी और ये स्थिति भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको आपकी बालियां मिली जो गुम हो गई थी? मैंने अपना भी घर पूरा छाना पर नहीं मिला। मैडम, मेरा सच मानिए, मैंने नहीं लिया है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो माफी मांग रही हूँ। घर चलो। रीमा नीलू को घर ले जाती है और उसके बाद रीमा कभी भी नीलू पे शक नहीं करती। उम्र भर नीलू रीमा के परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। विष्णु भी माफी मांगता है नीलू से और नीलू की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना गलत होता है। बात करने से उपाय ढूंढे जा सकते हैं और गलतफहमी भी पैदा नहीं होती।